नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दलबीर सिंह। हरियाणा के अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव है सिलेक्शन के अंदर। और सिलेक्शन किसकी बात कर रहा हूं मैं? असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन की बात कर रहा हूं। इसके बारे में तो बात करेंगे, परंतु इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे फॉलोअर, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार ये कहते थे सर हम सिर्फ जो नेट क्वालिफाई है ना उसका तो कोई सिलेक्शन होने का चांस ही नहीं है, यानी कि वो पहले ही बार कर दिए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे यदि आप सिलेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलते हैं 30 नंबर पीएचडी के, और सिर्फ नेट वाले को मिलते हैं 5 नंबर। तो दोनों में compete कैसे हो पाएगा? दोनों में कंपटीशन किस प्रकार से हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है पीएचडी वालों को। हरियाणा के अंदर शायद आपकी बात सुन ली है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और अब इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्या है कि हरियाणा के अंदर यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर उधेड़-बुन करके नए ढंग से बना दिया है। अब रिटन टेस्ट आपको देना होगा, और रिटन टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में जो कमेटी है, इंटरव्यू, वो सब सारे काम तो होंगे ही, परंतु मेजर तौर पे, बड़े तौर पे जो बदलाव है वो ये है कि अब आपका जो सिलेक्शन होता था सिर्फ पीएचडी के आधार पे आपके साथ अनबायस्ड होता था, यानी कि 30 नंबर दिए जाते थे, वो शायद कट ऑफ हो गए हैं। अब रिटन टेस्ट आपको देना होगा। रिटन टेस्ट के बाद में जिस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी उसी आधार से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। शायद पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो हरियाणा ही एक ऐसा प्रदेश होगा जिसने इस प्रकार का डिसीजन लिया है। ये किस प्रकार का डिसीजन है? किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा? किस प्रकार से इंटरव्यू कमेटी बनेगी? कैसे रिटन टेस्ट होगा? कौन इसको लेगा? इन सब बारे में आज बात करेंगे, और इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको नहीं पता चलेंगी, समझने को बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, और इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर रिक्रूटमेंट आपकी किस प्रकार से होगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल बहुत बड़ा यहाँ पे बढ़ गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल कैसे बढ़ा है, एचपीएससी का रोल कैसे बढ़ा है? अब तक एचपीएससी का जो रोल था, एक्चुअल में ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, और इसका रोल सिर्फ ये था कि कॉलेज लेवल के ऊपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट एचपीएससी करती है, परंतु कॉलेज लेवल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उनका टेस्ट कंडक्ट करवाना, उनकी मेरिट लिस्ट बनवाना, और फिर उनका सिलेक्शन करना, ये काम होता था एचपीएससी का। अब एचपीएससी का बहुत बड़ा रोल बढ़ गया है यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेक्शन में, और वो कैसे बढ़ा है आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आप समझिएगा। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस प्रकार से है? सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा। इसको कौन लेगा? जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था, इसको लेगा एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टेस्ट को लेगा। उसके बाद में एक आपकी मेरिट होगी, मेरिट तैयार बन जाएगी, और मेरिट के बाद में फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन होगी आपकी, और वो रिकमेंडेशन किसको होगी? वाइस चांसलर को, जब आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। और यहाँ पे है कि रिटन टेस्ट आपका किस प्रकार से होगा, रिटन एग्जाम आपका किस प्रकार से होगा। रिटन एग्जाम यहाँ पे जैसा मेंशन कर रखा है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। एचपीएससी आपका रिटन एग्जाम लेगी। उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और वो यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी, खासकर यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन कमेटी को। यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिलेक्शन कमेटी भी होगी। इस सिलेक्शन कमेटी के कितने मेंबर होंगे ये भी समझने की बात है। आइए इसको भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन कमेटी किस प्रकार से तैयार होगी, उसके मेंबर कैसे हैं और किस प्रकार से तैयार होंगे। यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को मैंने डिफाइन कर रखा है। इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर 4 मेंबर होंगे, और ये 4 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चारों के चारों सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ये किसके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे? यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है कि सिलेक्शन कमेटी का जो पूरा प्रोसेस है, इसका एक मेंबर होगा जो वीसी के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा। वीसी इसको नॉमिनेट करेगा। अब एक मेंबर को तो वीसी ने नॉमिनेट कर दिया, 2 मेंबर यहाँ पे एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नॉमिनेट करेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि एचपीएससी का रोल रिटन एग्जाम में तो था ही, यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर भी हो गया। तो दोनों के अंदर एचपीएससी ने अपनी घुसपैठ कर ली है।
अब हरियाणा के एचपीएससी के कितने मेंबर हैं, इसका कौन चेयरमैन है, यदि आपने इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। और कई सारी बातें ऐसे हैं कि जो एचपीएससी के बारे में भी आपको जाननी चाहिए, तो उन बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी जो एचपीएससी से रिलेटेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर हम बात ना असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड करते हैं। और इसके अंदर चाहे आपका पीएचडी का एडमिशन हो, चाहे आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, वो सारी बातें यहाँ पे करते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड और भी अदर थिंग्स बातें करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता दीजिएगा, उसी से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अब जैसा मैं आपको बता रहा था, एक मेंबर आपका होगा जो वीसी नॉमिनेट करेगा और 2 मेंबर आपके एचपीएससी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। एक मेंबर आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो हर जगह है ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के डिफाइन है। परंतु आप सीधा यदि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस माने तो यहाँ पे एक मेंबर है, क्योंकि एचपीएससी के जो मेंबर हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट होते हैं। राज्यपाल इनको नॉमिनेट करता है, आपको पता ही होगा। तो उसके बाद में थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे वीसी भी इनडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वीसी को रिक्रूट कौन करता है, गवर्नमेंट ही तो करती है, चाहे वो राज्यपाल के थ्रू हो, किसी के थ्रू भी हो। परंतु सीधा जो इंटरफेरेंस है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट का यहाँ भी इंटरफेरेंस बढ़ गया है। तो एक मेंबर आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, 2 मेंबर आपके एचपीएससी के द्वारा और 1 मेंबर आपका वीसी के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा। इस प्रकार से टोटल 4 मेंबर होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार से है। सिलेक्शन प्रोसीजर को समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि इंटरव्यू होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें वाइस चांसलर को भेज दिया जाएगा, उसी के अनुसार रिकमेंडेशन होगी, उसी के अनुसार यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे 2 नाम रिकमेंड किए जाएंगे, यानी कि टोटल जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कमेटी का रोल क्या है कि मान के चलो 10 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट ऐसे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, छांट लिए जाएंगे। तो वो 2 कैंडिडेट्स नॉमिनेट करके, यानी उनको रिकमेंड करके सिलेक्शन कमेटी भेज देगी वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर की यहाँ पे चॉइस होगी कि वो किसको सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है मीन यहाँ पे आप इसको समझिए, इन 2 नाम में से एक नाम ही वीसी को लेना होगा। ऐसा नहीं कि इनके अलावा भी नाम ले सकते हैं। वाइस चांसलर की जो रिकमेंडेशन है उन 2 नाम में से होगी जो सिलेक्शन कमेटी उसको सुझाएगी। और इसके 4 मेंबर हैं ही, एक वीसी का इंटरफेरेंस यहाँ पे है, एक गवर्नमेंट का जिसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और 2 मेंबर एचपीएससी के हो जाएंगे। अब लास्ट में हम इसके बाइफर्केशन को और जान लेते हैं। यहाँ पे बाइफर्केशन से मतलब मेरा ये है कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपके जो मार्क्स का बाइफर्केशन है, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो किस आधार पर बनेगी। ये देखिए, जो इंटरव्यू आपका वो 12% का होगा। अब मान के चलिए कि 100 नंबर का आपका सारा प्रोसीजर है, तो 12 नंबर यहाँ पे किसके लगेंगे, आपके इंटरव्यू के लगेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 100 नंबर का ही आपका सारा प्रोसीजर होगा, यहाँ पे 200 नंबर का भी हो सकता है। ये एचपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर का टेस्ट लेते हैं। ये तो 200 का लेते हैं, 300 का लेते हैं, 100 का लेते हैं, तो उसका बाद में पता चल जाएगा। इंटरव्यू आपका 12% होगा। यदि 200 मार्क्स से लेते हैं तो यहाँ पे 24 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा, 100 में से लेते हैं तो 12 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में है आपका एकेडमिक, रिटन टेस्ट और रिसर्च वैल्यू। ये टोटल आपके 88% हैं। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त फिर दोबारा से घबरा जाएंगे, क्योंकि एकेडमिक का नाम आ गया, फिर उसके बाद में रिसर्च वैल्यू आ गई। तो दोनों को यदि मिला दिया जाए और रिटन टेस्ट को निकाल दिया जाए तो फिर 88% भी रहेंगे। यहाँ पे एक जोल और भी है, और वो जोल क्या है मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। वो जोल इस प्रकार से है कि यदि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होंगे जिनके अंदर एचपीएससी नहीं समझती कि यहाँ पे इंटरव्यू यानी कि रिटन टेस्ट लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कई डिपार्टमेंट के अंदर कैंडिडेट्स बहुत ही कम हो, नेट क्वालिफाई बहुत ही कम हो, या फिर पीएचडी होल्डर बहुत ही कम हो। जैसे 10 या 15 कैंडिडेट ही हैं, तो उसका रिटन टेस्ट लेके एचपीएससी क्या करेगी? तो उसका रिटन टेस्ट होगा ही नहीं। फिर उसके बाद में उनका क्या होगा, जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो एकेडमिक और रिसर्च वैल्यू 2 ही जुड़ेंगी, यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो इस बात को भी आपको समझना होगा कि अभी बिल्कुल रिसर्च की वैल्यू खत्म नहीं कर दी, फिर रिटन टेस्ट और रिसर्च वैल्यू को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई है। अब रिसर्च वैल्यू को कितनी प्रेफरेंस दी गई है,
उसका हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि बाइफरकेशन के अंदर इतनी बात नहीं आई है, सिर्फ इंटरव्यू की बात आई है और रिसर्च वैल्यू के साथ में रिटन टेस्ट या एकेडमिक की बात यहाँ पे आई है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई जरूर हैं। रिसर्च वैल्यू को कितनी वैल्यू मिलेगी, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि गवर्नमेंट इस डिसीजन पे आ गई है तो रिसर्च वैल्यू को जैसे पहले देती है 1-2 नंबर में सारा का सारा सीमित कर देती है एमफिल और पीएचडी को, हो सकता है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी 1, 2, 3 से लेके 5 या 10 नंबर तक रोक दे। आपने पीएचडी कर रखी है, आपने रिसर्च पेपर लिख रखे हैं, सारी चीज़ आपने कर रखी है, तो हो सकता है आपको 8 या 10 नंबर में इस क्राइटेरिया में आपको सीमित कर दे। तो यदि ऐसा हो जाता है तो जो सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं उन कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा फायदा होगा, ह्यूज बेनिफिट होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि रिटन टेस्ट क्लियर कौन करेगा? जिन्होंने हाल फिलहाल में नेट क्वालिफाई किया है उनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, बहुत शानदार होगी और वो हमेशा मेरिट में ऊपर जाएंगे। रिटन टेस्ट में ही मार्क्स उन्होंने मान लिया इतने ज़्यादा ले लिए कि इंटरव्यू के अंदर जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे काट ही नहीं पाएंगे। यानी कि दोनों में एक कम्पिटिटिव इस प्रकार हो जाएगा कि इंटरव्यू के मार्क्स मिलाने के बावजूद भी रिटन टेस्ट वाला ऊपर चला गया तो सिलेक्शन उसी का होगा। और आप समझ गए कि अब बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं, वो नेट की कर रहे हैं, सिविल की कर रहे हैं या फिर स्पेशल असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे है। तो मैं तो उन सब को जो कैंडिडेट्स इससे बेनिफिटेड होंगे उनको पहले ही मुबारकबाद देता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि सरकार ने इस प्रकार का डिसीजन लिया है। अब अपना लोहा मनवा के आप यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। सिर्फ एकेडमिक यानी कि रिसर्च के आधार पे जो सिलेक्शन हो जाता था और जिस प्रकार से मिसमैच हो जाता था नेट और पीएचडी में, वो शायद अब खत्म हो जाएगा, उम्मीद यही है। तो ये था दोस्तों पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, किस प्रकार से मेरिट बनेगी, किस प्रकार से एचपीएससी रिकमेंडेशन करेगी, किस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट होगा, वाइस चांसलर का कितना बड़ा रोल होगा, ये सारा मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।